हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल बैचलर साइंस, साथियों आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूं आज बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर का है। आज साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है उसके बारे में। तो वो टॉपिक है साथियों आपका इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी। ठीक है, तो बोहर्स थ्योरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, टाइम ना लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों जैसा कि यहाँ पे आप मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है। चलिए हम देखते हैं, एक एक पॉइंट करके उसको समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी क्या होता है इसके बारे में समझना है। द इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स रिवॉल्व, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर सेलेक्टेड पाथ में ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं साथियों, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऑर्बिट होता है, जो कक्ष होता है उस पे क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द सेलेक्टेड पर्टिकुलर सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये आपके ऑर्बिट हो गए, ये आपके क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। इसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे। ठीक है साथियों, क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका ऑर्बिट हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एज लॉन्ग द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, और क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लंबे समय तक ऐसा करते रहते हैं, आइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी, और इनमें कोई भी एनर्जी गेन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, ना तो ये एनर्जी गेन करते हैं ना एनर्जी लेते हैं या एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तब क्या होगा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जो एनर्जी होता है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ना तो वो लूज होता है और ना ही इसमें कोई एनर्जी गेन होती है। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं, दिस लीड टू आइडिया दैट ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द डिफिनिट एनर्जी। तो जो लीड होता है, जो आइडिया आता है ऑर्बिट में एसोसिएट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसमें कैसे एनर्जी होती है साथियों, डिफिनिट एनर्जी होती है, एक निश्चित ऊर्जा उसमें रहती है। ठीक है, विथ डिफिनिट होल नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ, ठीक है, एनर्जी, जो डिफिनिट होता है होल नंबर का क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसके साथ ये क्या करता है साथियों, एसोसिएट करता है। क्या करता है, एसोसिएट करता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, द ऑर्बिट देयरफॉर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। और जो आपका वो ऑर्बिट का कक्ष होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं साथियों, ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आप, ये जो आपका जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका ऑर्बिट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो बढ़ता हुआ जा रहा है इसको बोलेंगे आपको एनर्जी सेल। क्या बोलेंगे, एनर्जी सेल। ओके, इसे क्या बोलते हैं साथियों, एनर्जी सेल बोलते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं, विद द डिफिनिट होल नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑर्बिट्स देयरफॉर इज आल्सो नोन एज द एनर्जी
लेवल और एनर्जी शेल। ओके, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं साथियों, जो बोहर्स थे उन्होंने कुछ नंबर्स दिए थे, कुछ लेटर्स दिए थे, उन लेटर्स और नंबर को क्या कहा गया है, वो उन्होंने क्यों दिया है, ऐसा क्यों बताया है, वो सब हम यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, बोहर्स गिव नंबर 1 2 3 4 8 3। बोहर्स ने 4 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4। ओके, बोहर्स ने कितने नंबर दिए हैं, बोहर्स ने 4 नंबर दिए हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये कैसे हैं साथियों, ये स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब ऐसा बताते हैं कि यहीं से हमारा क्या है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स जो है वो स्टार्ट है। ओके, क्या है, ऑर्बिट्स और न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्टार्ट है। ठीक है, दीज एनर्जी लेवल्स, और ये सब हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप इसको 1 2 3 4 ऐसे भी दिखा सकते हैं, वही यहाँ पे बोहर जी ने बताया था। ठीक है, चलिए, द नंबर आर नाउ टर्न एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस नंबर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, वो आपको ध्यान से समझना है। तो इस नंबर को उन्होंने नाम दे दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहा उन्होंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, 1 2 3 4 बोहर्स थ्योरी में जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, द वेरियस एनर्जी लेवल आल्सो नोन एज द डिजाइनेटेड बाय लेटर्स। और जो वेरियस अलग अलग एनर्जी जो लेवल है, जैसे यहाँ पे अभी दिखाया गया है 1 2 3 4, अगर उसको हम लेटर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर है, ये आपका ऑर्बिट है। ऑर्बिट पे हम लेटर्स में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके साथियों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोहर्स के इम्पोर्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे, as long as the electron associated with particular amount of energy। ठीक है, as long as electron is associated with the particular energy, it continues to stay in the particular orbits। तो ये क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस रहता है, ऐसा बना रहता है, लेकिन वह क्या होता है, स्टे होता है, स्थिर होता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो स्थिर रहती है। ओके, चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। These are and therefore also named the stationary state। और जो स्टेट होता है, जो अवस्था होती है जहाँ पे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, निश्चित रहती है, चेंज नहीं होती है, उस अवस्था को, उस स्थिति को कहा जाता है यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट। ओके, क्या कहा जाता है, स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए थर्ड पॉइंट हम समझते हैं और बहुत ही आराम से। The energy of an electron cannot change। मैंने आपको पहले बता दिया, the energy of electron cannot be changed। ओके, नहीं चेंज हो सकती है। ओके, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। Continuously it change only the abruptly, ठीक है, as the electron jump। ठीक है, ये कैसे चेंज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और या तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो क्या होगा, तब एनर्जी में कुछ चेंज होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अप साइड जाएगा या इलेक्ट्रॉन डाउन साइड आएगा, तब एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। एज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल टू अनदर, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से 1 लेवल की तरफ गया तो एनर्जी में चेंज होगा, और 1 लेवल से नीचे आएगा 0 लेवल की तरफ तो भी एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। ओके, याद रखना है। The same idea has been expressed by the statement that for change of electronic energy, ध्यान से सुनिए, the same idea has been expressed
बाय द स्टेटमेंट के द्वारा दैट फॉर द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, किसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन हैज जंप एंड नॉट फ्लो फ्रॉम द एनर्जी लेवल टू अनदर। सिर्फ वहां पे क्या होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो तो जंप कर जाती है, ठीक है, लेकिन फ्लो नहीं होती, फैलती नहीं है, ठीक है, सीधा जंप होगी और जंप होने के बाद वहां पे क्या करेगा, एनर्जी देगा और एनर्जी देने के बाद फिर तुरंत वापस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो फ्लो नहीं होता है। जो एनर्जी होती है ऊपर आप साइड में जाएगी वो क्या नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जंप एंड नॉट फ्लो फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ओके, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे समझेंगे इसमें कुछ कैलकुलेशन है उसको, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक बने रहना है, लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस आर द क्वांटिटाइज्ड एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ क्वांटिटाइज्ड एन इलेक्ट्रॉन लाइक एनी अदर बॉडी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। यदि कोई दूसरी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो क्या होगा, हैज द एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या देगा, एक कोणीय मोमेंटम देगा, ठीक है, एक कोणीय जो घूर्णन है वो देगा, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, गिवन बाय एमआरवी। और एमआरवी यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको कुछ एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होगा, वो आपको समझना है क्या है। एम वी आर क्या है, वेयर एज द एम आर वी जो है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी है, लीनियर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। और अगर बात करते हैं आर क्या है, तो आर है रेडियस, रेडियस किसका है, ऑर्बिट का है, ऑर्बिट किस ऑर्बिट से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब मैंने आपको बताया ये 4 एनर्जी, ठीक है, लेवल के एल एम एन, यानी एन से है के से है, यानी के से एन तक गया है, तो इसके दोनों के बीच में जो रेडियस है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एंगुलर मोमेंटम MVR, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। MVR क्या होता है, M होता है मास, V होता है वेलोसिटी और R होता है रेडियस। अब उसका फार्मूला आप समझिए, MVR इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2π, क्या होता है, NH अपॉन 2π आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको और इसको पूरा डेरिवेट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, वेयर n इज द एनी इंटीग्रल्स, जो n है वो एनी इंटीग्रल्स है, 1 2 3 etc कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, thus the angular momentum angular momentum of electrons may be h upon 2π or a simple whole number multiple of h upon 2π such as the, अगर जो आपका h अपॉन 2π है इसमें हम क्या करते जाते हैं, जो इंटीग्रल्स नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो आगे देखिए क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक प्रिंसिपल बन जाएगा। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन आपका बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम। अगर जो आपका इंटीग्रल्स है और h अपॉन 2π से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो एक तरह का प्रिंसिपल बन जाएगा, उस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, अगर हम एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, या किसी भी एटम्स के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर फॉर हाइड्रोजन बोहर्स रेडियस, हम यहाँ पे रेडियस ले लेंगे ए 0 ले लिया है, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया है, फर्दर रेडियस इज ऑर्बिट इज गिवन, जो ऑर्बिट में दिया गया है रेडियस है, ठीक है। आइए इसका फार्मूला समझते हैं रेडियस निकालने का। तो Rn होता है Rn इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर Z mc स्क्वायर, क्या हो जाएगा, mc आपका
का उसकी प्रकाश की तीव्रता है उससे कुछ इसमें अटैचमेंट किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, द फैक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो नोन एज द परमिटिव फैक्टर। ये क्या होता है, एक प्रकार का परमिटिव फैक्टर है। इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का परमिटिव फैक्टर कहते हैं इस पूरे को। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या हो जाएगी 1.11264 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सी स्क्वायर माइनस n माइनस 1 और m माइनस 2, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप वैल्यू को नोट कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब आइए हम निकालते साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस इक्वल टू होगा a0 या a0, तो इसकी वैल्यू जो है रेडियस की 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m होता है। क्या होता है, इंटू मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 m होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं a0 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसमें हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी तो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है साथियों 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या प्लस 10 मीटर ऐसे होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ये होता है 10 टू द पावर 10 मीटर होता है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और आपका ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n नंबर हो जाएगा ऑर्बिट इज गिवन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं En है माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर mc की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। जब इसका हम E1 निकालेंगे तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये एक पर एटम्स के लिए होगा। तो दोस्तों साथियों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं बोहर थ्योरी के मैंने यहाँ पे पूरे इंक्लूड कर दिए हैं और आपको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।